This video is for educational purpose. Everything you will listen in this video is taken from internet which available for public. किसी अपराधी को जज द्वारा फांसी की सज़ा दिए जाने की बातें तो आपने बहुत सुनी होगी और देखी होगी, लेकिन क्या किसी जज को फांसी पर लटकाया गया हो, ऐसा सुना है आपने? जी हाँ दोस्तों, यह बात बहुत पुरानी है लेकिन है हकीकत। आज से 45 साल पहले यानी साल 1976 में एक जज को फांसी पर लटकाया गया था, जिनका नाम उपेंद्र नाथ राजखोवा था। और इसकी वजह बेहद ही खौफनाक है, जिसे जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। 1947 से लेकर अब तक भारत में करीब 57 लोगों को फांसी पर लटकाया जा चुका है और इन अपराधियों में से एक नाम उपेंद्र नाथ राजखोवा का भी है, जो कि एक जज थे जिन्हें फांसी पर लटकाया गया। अगर आप रिसर्च करेंगे तो हिंदुस्तान ही क्या पूरी दुनिया में कत्ल के मामले में किसी भी जज को फांसी पर नहीं लटकाया गया है। ये इकलौती मिसाल है पूरी दुनिया में और हमें ये सोचने पे मजबूर करती है कि आखिर एक जज ने क्यों कत्ल किया। ऐसी कौन सी वजह थी जो एक ऐसा इंसान जो खुद मुजरिम को सज़ा सुनाता था और वह खुद एक कातिल और मुजरिम बन गया। और इस कहानी का जो सबसे मेन पार्ट है वो है कत्ल का राज। दोस्तों, ये कहानी आपको अंदर तक झकझोर के रख देगी। तो चलिए बढ़ते हैं कहानी की तरफ। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अजीम। स्वागत है आप सबका रियल क्राइम स्टोरी चैनल पे। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। उपेंद्र नाथ राजखोवा का जन्म असम में हुआ था। ये पढ़ने लिखने में बहुत ही इंटेलिजेंट थे और ये अपना रुख कानून की तरफ बढ़ाते हैं और अपनी मेहनत और लगन से जज बनते हैं। और इनका परिवार भी बहुत ही खुशहाल था। जज साहब के कुल 3 बेटियां थी। एक बेटी कॉलेज पास कर गई थी और 2 बेटी अभी भी पढ़ रही थी। और इनका जो परिवार था वो असम में ही एक जगह है गुवाहाटी, वो लोग वहाँ रहते थे। क्योंकि जज बनने के बाद इनकी पोस्टिंग असम में अलग अलग जगहों पर होती रहती थी। और जब इनके रिटायर होने में करीब 1 साल का समय बचता है तो इनकी पोस्टिंग 1969 में असम के डुबरी ज़िले में होती है और ये डुबरी के कोर्ट में डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के तौर पे इनकी तैनाती होती है। और जब उपेंद्र नाथ राजखोवा डुबरी आते हैं तो वो कुछ दिनों तक सर्किट हाउस में रुकते हैं और फिर कुछ दिनों के बाद उपेंद्र नाथ राजखोवा के लिए सरकारी बंगला अलॉट हो जाता है और फिर ये सरकारी बंगले में रहने लगते हैं। इसी बीच इनकी बीवी और 3 बेटियों का डुबरी आना जाना लगा रहता है। धीरे धीरे समय बीतता है और 1970 का साल शुरू हो जाता है। जज साहब को 2 फरवरी 1970 को रिटायर होना था। उससे पहले जज साहब का परिवार फिर से डुबरी आती है और बंगले में रहने लगते हैं। कुछ दिनों तक इनकी बीवी और बेटियां डुबरी में रहती है। फिर कुछ दिनों के बाद जज साहब अपनी 2 बेटियों को वापस गुवाहाटी भेज देते हैं, क्योंकि उनका एग्ज़ाम आने वाला था जिससे उनकी पढ़ाई पर असर पड़ रहा था। लेकिन जज साहब बीवी और बड़ी बेटी को रोक लेते हैं। अब बात आई गई हो जाती है। इसी दौरान एक दिन जज साहब घर का जो नौकर था उसको बुलाते हैं और बंगले के पीछे 2 गड्ढा खुदवाते हैं। नौकर पूछता है कि ये गड्ढा क्यों खुदवा रहे हैं, तो जज साहब बोलते हैं कि इन 2 गड्ढों में पेड़ लगाना है। नौकर भी ज़्यादा सवाल नहीं पूछता। अब एक दिन जब जज साहब कोर्ट में थे तो उनकी बीवी टहलते टहलते बंगले के पीछे आती है। जब उनकी नज़र गड्ढे पे पड़ती है तो उनको अजीब लगता है और वो नौकर को बुलाकर दोनों गड्ढों को भरवा देती है। जब जज साहब कोर्ट से आते हैं और गड्ढे को भरा हुआ देखते हैं तो वो गुस्सा हो जाते हैं और फिर से नौकर को बुलाकर गड्ढे को खुदवा देते हैं। अब धीरे धीरे वक्त बीतता है और अब जज साहब 2 फरवरी को रिटायर हो जाते हैं। अब 10 फरवरी आ जाता है। जज साहब को रिटायर हुए 1 हफ्ता हो जाता है। इसी दौरान 11 फरवरी की सुबह सुबह घर का नौकर जब बंगले में आता है तो उसे जज साहब की बीवी और बड़ी बेटी नहीं दिखाई देती। नौकर जज साहब से पूछता है कि आपकी बीवी और बेटी नहीं है, वो दोनों कहाँ हैं? तो जज साहब बोलते हैं कि हमारे रिश्तेदार में किसी की अचानक तबीयत खराब हो गई है, रात को फ़ोन आया था और वो दोनों सुबह सुबह निकल गए। नौकर भी सोचता है कि कल रात तक जाने के बारे में कुछ बताया नहीं और आज सुबह सुबह ही निकल गए। नौकर का लगता है कि हो सकता है कि इमरजेंसी में दोनों को जाना पड़ा होगा। वो इस बात पे ज़्यादा गौर नहीं करता। फिर नौकर काम करते करते बंगले के पीछे पहुंचता है तो वो हैरान हो जाता है कि जो गड्ढा जज साहब ने खुदवाया था उनमें से एक गड्ढा भर चुका है और उस पर कोई पेड़ भी नहीं लगे। उसको ये बात बड़ी अजीब लगती है, ये गड्ढा आखिर कैसे भर गया। नौकर ज़्यादा सोचता नहीं और इस बात को नज़रअंदाज कर देता है। अब 26 फरवरी आ जाती है। 26 फरवरी को जज साहब गुवाहाटी फ़ोन करते हैं और उनकी जो 2 बेटियां गुवाहाटी में थी, जज साहब दोनों बेटियों को वापस डुबरी बुला लेते हैं। शाम तक दोनों बेटियां बंगले में पहुंच जाती है। रात को दोनों बेटियां जज साहब के साथ खाना खाते हैं
और फिर दोनों सो जाते हैं। सुबह होती है। अब 27 फरवरी को जब नौकर आता है तो नौकर को जज साहब की दोनों बेटियां दिखाई नहीं देती। नौकर जज साहब से फिर पूछता है कि आपकी दोनों बेटियां कहाँ हैं। तो जज साहब बोलते हैं कि मेरी बीवी जिस रिश्तेदार के घर गई है ये दोनों भी वहीं चली गई और लगता है कि मुझे भी जाना पड़ेगा। नौकर को बड़ी हैरानी होती है कि वो दोनों कल ही शाम को आए और आज सुबह सुबह ही चल गए। फिर नौकर को एक और झटका लगता है। जो दूसरा गड्ढा जज साहब ने खुदवाया था अब वो भी भर चुका था और उस पर भी कोई पेड़ नहीं लगे थे। नौकर को यह बात बड़ी अजीब लगती है लेकिन वो कुछ नहीं करता। बोला छोड़ो, मुझे क्या करना। अब मार्च का महीना आ जाता है और जज साहब पूरा महीना बंगले में ही गुजारते हैं और फिर 15 अप्रैल को जज साहब बंगला छोड़कर चले जाते हैं। लेकिन वो कहाँ जाते हैं किसी को नहीं बताते। अब करीब 2 महीना बीत जाता है और जून आ जाता है। अब ना ही जज साहब की किसी को खबर और ना ही उनकी बीवी और बेटियों की। अब इसी दौरान जो जज साहब के साले थे उनका नाम था ब्रादर शर्मा और ये असम में डीआईजी थे। इनको जब फरवरी के बाद करीब 4 महीने बीत जाते हैं लेकिन इनको अपनी बहन और भांजियों की किसी से फ़ोन पे बात नहीं होती। इसी बीच कई बार जज साहब से इन्होंने पूछा कि आपकी बेटियां कहाँ है। तो जज साहब ने कभी दिल्ली और कभी गुवाहाटी बताते रहे। लेकिन जब इनको कोई खबर नहीं मिलती अपनी बहन और तीनों भांजियों की तो इनको कुछ डाउट होता है और कुछ दिनों के बाद जज साहब से भी इनका संपर्क ख़त्म हो जाता है। अब ब्रादर शर्मा जी डुबरी के बंगले पे आते हैं और नौकरों से पूछताछ करते हैं लेकिन जज साहब कहाँ गए किसी को पता नहीं होता। डीआईजी साहब छानबीन जारी रखते हैं तो एक खबर मिलती है कि जो जज साहब हैं वो सिल्लीगुड़ी के होटल में ठहरे हुए हैं। ब्रादर शर्मा पुलिस की एक टीम लेकर होटल पहुंचते हैं तो वहां जाने के बाद होटल के रिसेप्शन से पता चलता है कि जज साहब रूम नंबर 7 में कई दिनों से यहाँ ठहरे हुए हैं। ब्रादर शर्मा रूम में पहुंचते हैं। जज साहब अपने साले को देखकर थोड़ा घबराते हैं। अब ब्रादर शर्मा जी जज साहब से पूछते हैं कि आप यहाँ क्यों ठहरे हुए हैं और आपकी बीवी और तीनों बेटियाँ कहाँ हैं। जज साहब बोलते हैं कि वो सब दिल्ली में रह रहे हैं। ब्रादर शर्मा बोलते हैं कि ठीक है फिर उनसे बात कराइए फ़ोन पे। जज साहब बात नहीं कराते और वो बहाने बनाते रहते हैं। फिर वो अचानक बोलते हैं कि मैं बताऊंगा लेकिन मैं अपने मुंह से नहीं बोलूँगा, मैं कागज़ पे लिख के बताऊंगा। जज साहब कागज़ पे लिखते हैं कि एक रात मेरी बीवी की बंगले में पैर फिसल गए और वो गिरने की वजह से उसके सर में चोट लगता है और उसकी मौत हो जाती है। और बड़ी बेटी बंगले में ही थी। जब वो अपने माँ को मरा हुआ देखती है तो वो नींद की गोलियां ओवरडोज ले लेती है और उसकी भी मौत हो जाती है। मैं रात भर दोनों लाशों के साथ ही रहता हूँ और सुबह होते ही कुछ मजदूरों को बुलाकर मैं दोनों लाशों को नदी में बहा देता हूँ और फिर कुछ दिनों के बाद मैं अपने दोनों बेटियों को अपने पास बुलाता हूँ और जब ये बात दोनों को पता चलता है तो वो दोनों भी खुदकुशी कर लेते हैं। ब्रादर शर्मा बोलते हैं कि फिर ठीक है, ये बात आपको पुलिस में स्टेटमेंट देना होगा और ये बयान मजिस्ट्रेट के सामने भी देना होगा। क्या आप तैयार हैं? जज साहब बोलते हैं कि ठीक है, मुझे 2 मिनट दो, मैं कपड़े चेंज करके आता हूँ, फिर मैं तुम लोग के साथ चलता हूँ। जज साहब कपड़े चेंज करने वॉशरूम में जाते हैं और कुछ देर के बाद अंदर से चीखने की आवाज़ आती है। पुलिस भागती हुई जाती है, वॉशरूम का दरवाज़ा तोड़ती है तो अंदर जज साहब लहूलुहान फर्श पर गिरे पड़े थे क्योंकि जज साहब ने चाकू अपने पेट में मार लिया था और खुदकुशी करने की कोशिश की। जज साहब को फौरन नज़दीक के अस्पताल में ले जाया जाता है। अब पुलिस जज साहब के ठीक होने का इंतजार करने लगती है ताकि जज साहब से पूछताछ कर सके। जब जज साहब को होश आता है तो जज साहब एक ऐसी बात बताते हैं जिसे सुनने के बाद पुलिस के होश उड़ जाते हैं। जज साहब बताते हैं कि मैंने ही अपनी बीवी और तीनों बेटियों को मारा है और मारने के बाद उनकी लाश को मैंने बंगले के पीछे दफना दिया है। ये जानने के बाद पुलिस जज साहब को लेकर बंगले में पहुंचती है और जो गड्ढा जज साहब ने नौकर से खुदवाया था उसी दोनों गड्ढों में से पुलिस को 4 कंकाल मिलते हैं। अब ये जाहिर हो गया था कि जज साहब की बीवी और तीनों बेटियां मर चुकी है और इनका कत्ल खुद जज साहब ने किया है। पुलिस सारे सबूत जुटाती है और जज साहब को कोर्ट में पेश करती है। लोअर कोर्ट इसे रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस मानते हुए 1973 में लोअर कोर्ट उपेंद्र नाथ राजखोवा को फांसी की सज़ा सुनाती है। उपेंद्र नाथ राजखोवा हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाते हैं तो हाई कोर्ट भी इसे रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस मानते हुए 1974 में अपना फैसला सुनाती है और फांसी की सज़ा को बरकरार रखती है। जज साहब हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाते हैं और करीब 10 से 11 महीने यह मामला सुप्रीम कोर्ट में चलता है।
1975 में सुप्रीम कोर्ट भी इसको संगीन अपराध मानती है और लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए उपेंद्र नाथ राजखोवा को फांसी की सजा सुनाती है। उपेंद्र नाथ राजखोवा को तीनों अदालत फांसी की सजा सुना चुकी थी। जज साहब अब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास दया याचिका देते हैं कि उनको माफ कर दिया जाए, लेकिन राष्ट्रपति तीनों अदालत के फैसले को देखते हुए दया याचिका को खारिज कर देते हैं। अब जो आखिरी उम्मीद थी वो भी ख़त्म हो जाती है और डेथ वारंट पे साइन हो जाता है और 1976 में जज साहब को फांसी पे लटका दिया जाता है। लेकिन इस कहानी में जो सबसे बड़ी चीज़ हुई वो है राज, कि जज साहब ने अपनी ही बीवी और तीनों बेटियों का कत्ल क्यों किया। ये बात जज साहब ने गिरफ्तारी से लेकर फांसी होने तक किसी को यह बात नहीं बताई कि जज साहब कत्ल क्यों किए। शायद कोई ऐसी बात होगी जो जज साहब दुनिया के सामने नहीं लाना चाहते थे और ये राज जज साहब के साथ ही ख़त्म हो गया। तो दोस्तों, ये थी हिंदुस्तान के एक जज की कहानी जिसे फांसी पर लटकाया गया। आप इस कहानी के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट में ज़रूर बताएं, और स्टोरी अच्छी लगी हो तो एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलूँगा किसी और कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।